जय हिंद साथियों। चलिए देखते हैं जो है ना, आशा करते हैं कि सभी लोग का पेपर बढ़िया गया होगा। इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम जो दिए अभी आप लोग, तो पेपर कुछ लोग तो मिला भी कर रहे होंगे कि सवाल कौन सा सही हुआ है, कौन सा गलत हुआ है, तो या फिर कौन सा उत्तर जो है सही है ऑब्जेक्टिव में, या फिर इस तरह से हल किए होंगे न्यूमेरिकल, तो उसको हल कर देते हैं। और आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिए किस तरह से था उसको। जैसे ना ये देखिए ना, पहला जो सवाल आया था कि किसी भी आप लोग के पास तो ये सब रहा होगा। तो जो पहला सवाल है यहाँ पे इस तरह से है कि किसी प्रत्यार्थी ये सब ऑप्शन में, अब इसमें दिया गया था कि ना, पहला सवाल था यहाँ पे, पहला का ये दिया है ना, v बराबर 100 साइन 100 और i बराबर इतना वोल्ट दिया है, और i बराबर दिया था 100 साइन 100 प्लस पाई ये दिया है ना, मिली एम्पियर में दिया है, मिली एम्पियर। तो जब मिली एम्पियर दिया तो इसे एम्पियर में करना पड़ेगा, तो 100 × 10⁻³ क्योंकि 1 मिली एम्पियर बराबर 1 मिली बराबर 10⁻³ होता है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे साइन 100t प्लस पाई/3। अच्छा एक बात है, ये भी है, ये आई है, आपको नटी पूछ लिया है, ये पूछ लिया। तो देखिए यहाँ पे ना, ये दोनों में ना साइन तो जरूर है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये ओमेगा टी का कार्य कर रहा है, ओमेगा टी, और यहाँ पर भी ये ओमेगा टी का कार्य कर रहा है, और ये एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे ना, यही नहीं है, मतलब यही कलांतर रहता था। तो कलांतर का मतलब ये फाई, तो फाई का मान कितना है पाई/3, ठीक है। तो जब p बराबर होता है ना, ये 1/2 v0 i0 cos फाई होता है, cos फाई। तो 1/2 v0 का मान जो है ना, यहाँ पे 100 है, ये v0 है, हाँ, तो 100 गुणे i का जो होता है ना, ये कितना है 100 × 10⁻³ उसके बाद cos फाई, तो cos पाई/3 का मतलब 60 डिग्री, इसे बोलते हैं ना 60 डिग्री। cos 60 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 ये अब गुणे 3 को 10⁻4 लिए, और यहाँ पे 10⁻3 तो केवल 10 बचेगा, और 1/2 हो जाएगा, तो ये 10 और 2 दूनी 4, इसे काटेंगे तो 2.5 वोल्ट आएगा। इस तरह से जो इसमें ऑप्शन दिया गया था, ये तीसरा ऑप्शन सही था, है ना। उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट, अगला सवाल लेते हैं। ये एक अखा जो था, ये समन्युट्रॉनिक वाला था, इस तरह से कि समन्युट्रॉनिक इसमें ना, ये मुंह में से पहचानिए ना समन्युट्रॉनिक कौन सा था, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं ना, किस तरह से था, कौन सा, तो यहाँ पे ये कार्बन और ये ऑक्सीजन है। अब अच्छा यहाँ पे तो जो नीचे रहता है इसी को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अच्छा परमाणु क्रमांक जो रहता था ना, ये बताता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन। अब बताइए यहाँ पे 14 प्रोटॉन, ये 14 नेगेटिव और ये दोनों मिलते हैं, और 6 प्रोटॉन निकल गए, तो न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, 8 न्यूट्रॉन निकल गया इसमें। उसके बाद इसमें ना 8 ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन 8 जोड़ा था, तो इसमें क्या हुआ ना, यहाँ पे ना इतना इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन दोनों ही नहीं, इतना सेम टू सेम है। फिर यहाँ पे 16 इन दोनों में ना छिपा है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन अगर आपको है तो 8 जो रहेगा वो न्यूट्रॉन रहेगा। तो यहाँ पे ना देखिएगा, पहला ही ऑप्शन में कार्बन और ऑक्सीजन में न्यूट्रॉनों की संख्या समान, तो ये ऑप्शन सही है समन्युट्रॉनिक का, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल जो दिया है ना, यहाँ पे ये जो विद्युत क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दिया है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम भी का मान दिया है 3 × 10⁻10 इतना टेस्ला, ये इतना दिया है। ये तीसरा सवाल है, एक का ग है, ये एक का ग है, ठीक है। बी दिया है आपको ना, ई पूछ लिया है, विद्युत क्षेत्र का आयाम पूछ लिया है, ठीक है। तो देखिए इस क्या होता है ना कि E/T बराबर ना सी होता है, सी जहाँ पे ये प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग है। अब E/B बराबर जो हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा BC। तो B का मान कितना है 3 × 10⁻10 और C का मान 3 × 10⁸, ठीक है। तो यहाँ से निरीखा 9 और ये 10⁻9 -2 बच जाएगा, 10⁻2 और न्यूटन प्रति कूलम, इतना उत्तर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा मात्रा का आपने न्यूटन प्रति कूलम नहीं दिया है, बल्कि वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलम भी होता है इसका मतलब, वोल्ट प्रति मीटर भी। तो इस तरह से इसी वाला मात्रा लगा के दे दिया है। तो दूसरा ऑप्शन सही था, एक का ग का दूसरा ऑप्शन सही था, ओके। नेक्स्ट सवाल जो था ना, यहाँ पे एक का घ में क्या दिया है, एक का घ में दिया था आप लोगों ने ना कि एक तार है, उसमें I धारा बह रही थी, और इसका अनुगमन वेग जो था ना वो है v, ठीक है। तो I बराबर जो होता था ना, यानी ये VD होता है, I बराबर यानी ये VD, जहाँ पे VD अनुगमन वेग था, तो यहाँ से VD बराबर क्या हो जाएगा I/NEA। ये अगर VD को ना पहले V बोल रहे हैं, तो यहाँ पे V बराबर I/NEA। अच्छा दूसरा कंडीशन दे दिया है, शर्त 2 इसमें जो दिया था, शर्त 2 में ना ये दिया कितना था ना कि यदि तार की त्रिज्या दोगुनी कर दे, मतलब R बराबर 2 कर दे, 2R कर दे, R2 बराबर 2R कर दे, दुगना कर दे जितना पहले था। तो अच्छा अगर यहाँ पे ना पहले त्रिज्या का देखा जाए, तो अगर R आता ना, तो ये बराबर ना A1 बराबर πr1 स्क्वायर, तो यहाँ से ना πr1 की जगह R है तो I स्क्वायर, A1 बराबर नहीं हो जाएगा। अच्छा यहाँ से A2 बराबर क्या होगा, तो πr2 स्क्वायर हो जाएगा। अब πr2 की जगह ना यहाँ पे 2R
का स्क्वायर। अच्छा 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। तो A2 जो रहता था ना यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा पहले का ये। अच्छा अब की बार ना जो VD आएगा VD, तो VD बराबर ना I2 अब बटे यानी A2। अच्छा A2 जो दिया है ना कि अब की बार तो दिया था ना I2 को 2I दिया था, दुगना कर दिया था, तो यहाँ पे 2I और बटे यानी A2 है 2I और यानी E और A2 की जगह कितना आ जाएगा 4A, तो यहाँ पे आ गया 4A 2 दूनी 4 इतना हो गया। तो यहाँ पे ना 2 नीचे है तो 1 बटे 2 और I बटे यानी E B, और I बटे यानी है ना यहाँ पे देखिएगा I बटे यानी ये B है, तो यहाँ पे ना B का मान रखेंगे ना तो ये B बटे 2 आ जाएगा, उत्तर जो आएगा वो B बटे 2। तो एक का घ में देखेंगे ना B बटे 2 यहाँ पे ऑप्शन है B बटे 2 एक का घ में। हाँ इस तरह से ऑप्शन सही था। नेक्स्ट देखते हैं ना कि जो एक का जो अंग वाला सवाल दिया था आप लोगों में, ये क्या दिया था ना कि अपवर्तक कोण प्रिज्म कोण अपवर्तक कोण मतलब ए का मान दिया है ना 15 डिग्री दिया है। उसके बाद ना अलग अलग यहाँ पे दिया है ना कि परंतु के अपवर्तनांक 3 प्रिज्म है इसका अपवर्तक कोण है अपवर्तनांक दिया है, मतलब n1 का मान दिया है ना 1.6, n2 का मान जो दिया है ना 1.5 और n3 का मान जो दिया है 1.4 है ये है। उसके बाद पूछ रहा है ना कि यदि इनके विचलन कोण, ये इनके विचलन कोण ना यहाँ पे ये डेल्टा 1 इसके डेल्टा 2 और ये डेल्टा 3 है, ये विचलन कोण है। तो इस तरह से विचलन कोण अगर इतने हैं तो बताइए इसमें ना संबंध कौन सा होगा। ठीक है अच्छा देखिएगा ना ये जो डेल्टा ए बराबर होता है ना n - 1 और इंटू ए होता है। यदि सभी के ना अब यहाँ पे अपवर्तक कोण एक ही है 15 डिग्री तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। अच्छा बताइए डेल्टा एम निर्भर किस पे करेगा n पर, तब ये जब सब में कॉमन हो गया तो इतना डेल्टा एम पे निर्भर करेगा। इसका मतलब डेल्टा एम का मान ज़्यादा किसका होगा, ये जिसका मान n का मान ज़्यादा, अपवर्तनांक का मान जिसका ज़्यादा उसी का डेल्टा एम का मान ज़्यादा। अब इन तीनों में से ना n1 का मान सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब ना डेल्टा 1 का मान सबसे ज़्यादा, डेल्टा 1 का मान सबसे ज़्यादा। उसके बाद n2 का मान कम है उससे कम है, तो यहाँ पे n2 का मान उससे कम होगा तो डेल्टा m2 यहाँ पे डेल्टा 2 का मान उससे कम, और ये उससे भी कम है तो डेल्टा 3 का मान इस तरह से। अच्छा ये पहला ऑप्शन सही था इसका, कि एक कांगा का जो पहला ऑप्शन था वो सही था। ठीक है इस तरह से। अच्छा इसके बाद जो है ना कुछ भी सोल्यूशन थोड़ी देर बाद जो है इसको हम भेजते हैं आप लोग को, तब तक इंतज़ार कीजिए।